दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है टीजे और आज की इस एपिसोड में मैं सुनाने वाला हूँ आपकी ही पसंद की दो कहानियाँ। चलिए बिना और देर किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रॉबिन्सन है, रॉबिन्सन दास। मैं तमिलनाडु का रहने वाला हूँ, बट 14 साल मैं USA में भी रहा था। मैं वहीं एक कंपनी में जॉब करता था। अच्छी जॉब, अच्छा पैसा, अच्छी लाइफस्टाइल, सब अच्छा था, मगर सिर्फ एक ही बात बुरी थी, मेरी शराब की लत। ये लत इतनी बुरी थी कि मैंने मेरे अच्छे दोस्तों को भी खो दिया। सबने मुझसे दूरियां बना ली। एक गर्लफ्रेंड थी, उसने भी मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर ली और मैं जिंदगी में एकदम अकेला हो गया। कभी कभी लगता है कि पैसे की कोई वैल्यू नहीं। जब दोस्त नहीं, प्यार नहीं, तो फिर चाहे कितना ही पैसा क्यों ना हो, सब व्यर्थ लगता है। मैंने मेरी शराब की लत को छोड़ने के लिए अपने एक पुराने शौक को वापस जिंदा किया, और वह शौक था कैंपिंग करने का। स्कूल और कॉलेज टाइम में जब भी मुझे मौका मिलता था, मैं आसपास के जंगलों में कैंप कर लिया करता था। फिर यहाँ दूसरे देश आकर यहाँ नए दोस्त बने तो शराब की भी लत लग गई। मेरे अंदर का रोमांच पसंद जोशीला आदमी ठंडा पड़ गया। खैर, अब मैं आपको असल मुद्दे की बात बताता हूँ। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अपनी शराब की लत को छुड़ाने के लिए मैंने अपने पुराने शौक को जिंदा किया, वरना मेरा अकेलापन मुझे खा जाता। इसलिए मैंने फिर से कैंपिंग करना शुरू किया। कैलिफोर्निया के जंगलों में कई लोग कैंपिंग किया करते थे, इसलिए मैंने वहीं से शुरुआत की। शुरू में मैं जंगल के अंदर नहीं जाता था, बल्कि शहर या किसी गांव के नज़दीक ही कैंप किया करता था। मगर धीरे धीरे जब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया तो मैं जंगल के और भी अंदर जाकर जंगल को एक्सप्लोर करने लगा। अपने देश में अपने इलाके के जंगलों को मैं अच्छे से जानता था। कहाँ पर क्या खतरा है, कहाँ झरना है, कहाँ नदी, कहाँ पहाड़, कहाँ मैदानी इलाके हैं, ये सब मुझे पता था। मगर उस अजनबी देश के अनजान इलाकों में जब मैं नई नई खूबसूरत जगहों को देखता तो मेरी खुशी और आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहता। ऐसे ही एक दिन जंगल को एक्सप्लोर करते करते मैं जंगल के बहुत अंदर घुस गया। मैं सुबह सवेरे ही घर से निकल गया था। दोपहर तक जंगल के बाहर कार पार्क करके जंगल के अंदर घुस गया। जंगल में चलते चलते मैं जंगल के काफ़ी अंदर आ पहुंचा तो मुझे एक बेहद ही खूबसूरत तालाब मिला। साफ और ठंडे पानी का तालाब, जिसके चारों तरफ जंगल था और आसपास इंसानों द्वारा फैलाई गई कोई गंदगी नहीं थी। इसका मतलब था कि या तो उस जगह में मुझसे पहले कोई नहीं आया था, या फिर जो भी पहले वहां आया था वह पढ़ा लिखा सभ्य इंसान रहा होगा, जिसने वहां कोई गंदगी नहीं फैलाई। वहां पहुंचकर मैंने अपने कंधे का बोझ हल्का किया और बैग नीचे उतारकर फटाफट टेंट लगाया। जब मैं टेंट लगा रहा था तब मुझे तालाब के दूसरे छोर पर से कुछ सरसराहट सुनाई पड़ी। मैंने पलटकर पीछे देखा तो दूर तालाब के किनारे कुछ हिरन तालाब में से पानी पी रहे थे। तालाब से पानी पीते पीते न जाने उन्हें क्या हुआ, सब एक साथ मेरी तरफ देखने लगे। सब के सब यानी कुल मिलाकर 202 हिरन थे जो खड़े होकर एकटक मेरी तरफ देख रहे थे। उन्होंने पानी पीना भी छोड़ दिया और वह अजीब ढंग से मेरी तरफ देखे जा रहे थे। अजीब बात थी, क्योंकि मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी कि मैं उनका ध्यान अपनी तरफ खींच सकूं। फिर अगर एक या दो हिरन भी मुझे देखते तो भी समझ में आता, मगर पूरा का पूरा झुंड मुझे इस तरह से घूर रहा था। ये बात थोड़ी अजीब थी। मैं भी उन्हें ही देख रहा था। तभी मेरे पीछे से गोली चलने की आवाज़ आई। मैंने पलटक पीछे देखा। मेरे पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी हाथ में राइफल थामे खड़ा था, जिसने कैप पहनी हुई थी। चेहरे पर सफ़ेद काली दाढ़ी थी। कैप के नीचे से मालूम पड़ रहा था कि जैसे उसके बाल थोड़े लंबे हैं और उलझे हुए हैं। कपड़े मैले थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसी जंगल में रहता हो। उसे अचानक अपने पीछे देख मैं घबरा ही गया। मुझे डरा हुआ देखकर वह मुस्कुराया और मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, हाय, मेरा नाम मार्शल है। मैं यहीं शिकार कर रहा था। तुम्हें देखा तो तुम्हारे पास आ गया। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, हेलो, मैं रॉबिन्सन दास। वह आदमी मेरे पीछे तालाब की ओर इशारा करते हुए बोला, अब उन जानवरों से दूर रहना, और अगर उसे सामना हो जाए तो उनकी आंखों में बिल्कुल मत देखना। मैंने पलटकर तालाब की तरफ देखा। वह आदमी फिर बोला, वो चले गए हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। इंसानों को देखकर इस जंगल के जानवर थोड़ा अजीब बर्ताव करते हैं। यहाँ ज्यादा कोई आता जाता नहीं है ना, इसलिए बस यह याद रखना कि कभी उनसे सामना हो जाए तो उनकी आंखों में देखना मत, वो आक्रामक हो जाते हैं। ओके, अब मैं चलता हूँ। आज का दिन बहुत बुरा था, एक भी शिकार हाथ नहीं लगा। रात को देखूंगा।
इतना कहकर वह आदमी वहां से चला गया। ये सच्ची बात है कि खतरनाक जानवरों की आंखों में नहीं देखना चाहिए, वह आक्रामक हो जाते हैं, पर मासूम से दिखने वाले हिरणों की आंखों में देखने से क्या ही हो जाता, ये मुझे समझ नहीं आया। खैर, मैंने अपने बैग से फिशिंग रॉड निकाली और रात के खाने के लिए तालाब के किनारे बैठकर फिशिंग करने लगा। काफ़ी देर तक बैठे रहने के बाद कांटे में एक मछली नहीं फंसी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तब तक तालाब के पानी में नहा लूं। मैंने फटाफट कपड़े उतारे और तालाब में छलांग लगा दी। अभी मुझे तालाब में तैरते हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे पानी के अंदर कोई चीज़ मेरे पैरों को छू कर गई हो। वो कोई बहुत लंबी चीज़ थी। मैंने काफ़ी देर तक उसे अपने पैरों पर महसूस किया। मन में तो पहला थॉट यही आया कि कहीं एनाकोंडा तो नहीं। फिर खुद पर ही हंसी आ गई, क्योंकि एनाकोंडा अमेज़न के जंगलों में पाए जाते हैं, यहाँ नहीं। मैंने पानी के अंदर सिर डाल के देखने की कोशिश की कि वह क्या चीज़ थी, तो मुझे एक लंबा सा कपड़े जैसा कुछ दिखा। वो एक साड़ी थी। वह साड़ी पानी के अंदर लहराते हुए मुझे दिखाई दी। तालाब का पानी ज़्यादा साफ नहीं था और सूरज भी ढल चुका था, इसलिए पानी के अंदर कुछ ज़्यादा ही अंधेरा हो रहा था। मैं पानी के अंदर तैरता हुआ थोड़ा गहराई में गया तो पाया नीचे तह पर एक सफ़ेद साड़ी जंगली बेलों पर लिपटी हुई थी और पानी के अंदर ऐसे लहरा रही थी जैसे किसी औरत का पल्लू हवा के झोंके के साथ लहराता है। काफ़ी देर हो चुकी थी तो मैं पानी से बाहर निकला। मैंने अपनी फिशिंग रॉड देखी, वो रड़ हिल रहे थे, यानी कांटे में कोई मछली फंसी थी। मैंने चेक किया तो हाँ, कांटे में एक बड़ी मछली छटपटा रही थी। शाम गहराने लगी, अंधेरा होने लगा। मुझे अब रात के खाने के लिए सूखी लकड़ियां जमा करनी थी, इसलिए मैं वहीं पास ही के एक जंगल में घुस गया। जंगल में घुसते ही मुझे एक अजीब सी बदबू आने लगी, जैसे आसपास कोई जानवर मरा हो। मैं उस जगह से दूर चला गया और जंगल के दूसरे इलाके से सूखी लकड़ियां लेकर मैं वापस अपने टेंट के पास आया। टेंट के पास मैंने देखा एक भेड़िया मेरे टेंट और सामान को सूंघ रहा था। शायद उसको मछली की खुशबू आ रही थी, जिसे मैंने एक बर्तन में ढक कर रखा हुआ था। मैंने अपने हाथ की लकड़ियां नीचे फेंकी, जिसकी आवाज़ से चौंक कर वो भेड़िया मेरी तरफ देखने लगा और अटैकिंग पोजीशन में आकर वो गुर्रा हुआ मुझे घूरने लगा। मैंने नीचे से एक मोटी लकड़ी उठाई और उसे डराकर वहां से भगाने की कोशिश करने लगा, मगर वह भेड़िया भागने के मूड में नहीं था। मुझे लग रहा था जैसे वो मुझ पर हमला करके ही मानेगा, और हाँ, वह मेरी तरफ भागते हुए आया। मैं डर कर पीछे हटा और वहां से भागने लगा। तभी जंगल में से एक गोली चली और वह भेड़िया कीक आता हुआ वहां से भाग खड़ा हुआ। मैं जानता था यह गोली किसने चलाई थी। वह मार्शल था, उस जंगल का शिकारी। शायद वह किसी जानवर का शिकार कर रहा था और सही समय पर उसने गोली चलाई और यह भेड़िया वह से भाग गया, वरना शायद वह मुझे मार ही डालता। मुझे उसकी आंखों में देखना ही नहीं चाहिए था। खैर, मैंने लकड़ियां वापस समेटी और टेंट के पास आ गया। मैंने टेंट के बाहर बनफायर जलाया और खाने के लिए मछली फ्राई करने लगा। तभी बनफायर के धुएं के बीच में से मुझे दूर से कोई आता हुआ दिखा। मैंने टॉर्च जलाकर उस पर रोशनी डाली तो देखा वो मार्शल था। मार्शल मेरे पास आया और बोला, हे रॉबिन, खाना खा रहे हो क्या? कहीं मैं गलत समय में तो नहीं आ गया? अरे नहीं नहीं मार्शल, आओ बैठो, लगता है आज कोई शिकार हाथ नहीं लगा, मैंने कहा। तो मार्शल बोला, हाँ, आज खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। मैंने बैग से विस्की की एक बोतल निकाली और मार्शल को दिखाते हुए पूछा, एक ड्रिंक लोगे मार्शल? मार्शल बोला, हाँ, इसकी बहुत ज़रूरत है मेरे दोस्त। मैंने 2 जाम बनाए और एक मार्शल की तरफ बढ़ाया और उससे पूछा, क्या तुम यहीं आसपास रहते हो? मार्शल बोला, हाँ, यही पास ही है मेरा घर। तुम सूखी लकड़ियां चुनते हुए आए भी थे मेरे घर के पास, फिर तुम वहां से चले गए। मैंने कहा, अच्छा, पर मुझे तो जंगल में कोई घर दिखाई नहीं दिया। मार्शल बोला, ओ हाँ, नहीं दिखा होगा क्योंकि मेरा घर पेड़ के ऊपर है। शिकारी हूं ना, तो जमीन में थोड़ी ना रहूंगा। मैंने कहा, ओ हाँ, मचान की बात कर रहे हो। वैसे हो कहाँ से तुम? मार्शल बोला, मैं अलास्का से हूँ, मेरी पत्नी इंडिया से थी। मैंने पूछा थी मतलब? मार्शल बोला, अब वो मर चुकी है, पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। उसको तैरना नहीं आता था। मैंने कई बार उससे कहा था कि तैरना सीख लो, मगर वह हंसकर टाल देते थे। मार्शल आगे बोला, इसी तालाब में डूबकर मौत हुई थी उसकी, मैं भी नहीं बचा पाया था उसे। अगर वह पहले ही तैरना सीख लेती तो बच सकती थी। तैरना आना चाहिए, कभी ना कभी जरूरत पड़ ही जाती है। ऐसा बोलते बोलते मार्शल का उतर गया, वह रुस्सा सा हो गया। मैंने उससे कहा,
अब बड़ी दुख की बात है मेरे दोस्त, तुम्हारी मेरी कहानी एक जैसी है। मार्शल बोला। क्यों, तुम्हारी पत्नी भी? अरे नहीं नहीं, मेरी तो शादी भी नहीं हुई। मैं तो कह रहा था कि मैं भी अकेला हूँ। अपनी बुरी आदतों के चलते मैंने भी अपने दोस्त रिश्तेदार सब खो दिए। एक बहुत प्यार करने वाली गर्लफ्रेंड थी, लेकिन शराब के में मैंने उसके साथ भी बहुत बुरा बर्ताव किया। वह मुझे छोड़कर चली गई और उसने किसी और से शादी कर ली। उसके बाद में जलते बन फायर में और लकड़ियां डालते हुए आगे बोला, तो अब मैं खुद में बदलाव लाना चाहता हूँ, इसलिए इस जंगल में आया कैंपिंग करने के लिए। कैंपिंग मेरा पुराना शौक था, इसलिए इसे मैंने वापस जिंदा कर दिया। वैसे मुझे यकीन है मार्शल की हंटिंग तुम्हारा भी शौक रहा होगा, क्यों है ना? ऐसा कहते हुए मैंने पलटकर मार्शल की तरफ देखा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि मार्शल अब वहां पर नहीं था। उसके शराब का गिलास वहीं पर रखा हुआ था जहां पर कुछ पल पहले वह बैठा हुआ था। मैंने गौर किया कि उसके गिलास में अभी भी उतनी ही शराब थी जितनी मैंने उसे दी थी, यानी उसने शराब नहीं पी। मुझे लगा अपनी बीवी को याद करके वो शायद दुखी हो गया होगा, इसलिए शायद वो उठकर वहां से चला गया। खैर, मैंने अपना खाना खत्म किया और अपने टेंट के अंदर जाकर मैं आराम से लेट गया। रात के 10 बज चुके थे। आसमान एकदम साफ था। तालाब के पानी में आसमान के चमकते चांद और तारों के प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहे थे। चांद की चांदनी ने उस इलाके को अच्छी तरह से रोशन किया हुआ था। इतनी रोशनी थी कि कोई भी बिना फ्लैशलाइट के आराम से वहां टहल सकता था। हाँ, मगर जंगल के अंदर अंधेरा था। खैर, मैं अपने टेंट के अंदर आराम से लेटा हुआ था। विस्की के 2 पैग मार के हल्का सुरूर चढ़ा हुआ था। मेरी एक बुरी आदत है कि मुझे लेटते ही नींद नहीं आती। मैं सोने से पहले बहुत कुछ इधर उधर की बातें सोचता रहता हूँ। इसीलिए उस सन्नाटे भरे जंगल में भी मैं अपने टेंट के अंदर लेटे लेटे ऐसे ही सोच विचार कर रहा था कि तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे टेंट के बाहर चल रहा है। उसके पैरों के नीचे चरमरा सूखे पत्तों की आवाज़ मुझे साफ सुनाई पड़ रही थी। कदमों की आवाज़ से लग रहा था जैसे कोई इंसान ही है, जानवर नहीं। वह जो भी था वो चलता हुआ एकदम मेरे टेंट के पास आकर रुक गया। मैं उठकर बैठ गया और एकदम खामोशी से बाहर से आने वाली आवाज़ की प्रतीक्षा करने लगा। मुझे लगा कि बाहर जो भी है वह कोई ना कोई हरकत ज़रूर करेगा, मगर बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई। मगर मुझे सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बाहर कोई खड़ा तो ज़रूर था। मैंने उसे आवाज़ दी, मार्शल, क्या ये तुम हो? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर से कहा, हाँ देखो, बाहर जो कोई भी है वह चला जाए। मेरे पास गन है, अगर कोई बात करनी है तो सुबह आना। मगर बाहर से अब कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, ना सांसों की, ना ही वहां से दूर जाते कदमों की आवाज़। वह जो भी था वह शायद वहीं मेरे टेंट के बाहर था। मेरे पास गन तो नहीं थी, मगर एक पॉकेट नाइफ ज़रूर था, जिसे उस वक्त मैंने कसकर अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। मैं बाहर से आने वाली कोई भी संदिग्ध आवाज़ को सुनने के लिए तैयार बैठा था, मगर बाहर से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बस रात का सन्नाटा और झिंगुर की किरकिर सुनाई दे रही थी। दूर से कभी कभी उल्लू की हूंट सुनाई देती, कभी किसी पक्षी की चच। उसके अलावा मुझे कुछ भी अजीब या सस्पिशंस कर बैठा रहा। फिर सोचा सो जाता हूँ, वह जो भी था वह जा चुका होगा। ये सोचकर मैं वापस लेट गया। पॉकेट नाइफ मैंने अपने सिरहाने के पास ही रख दिया। कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई। सुबह 5 बजे मेरी नींद खुली। मैं उठा तो जो देखा वह देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने देखा कि मेरे टेंट की जिप खुली हुई थी। मुझे अच्छे से याद है कि मैं सोने से पहले उस जिप को बंद करके सोया था। मैंने अपने बेड को देखा जहां पर मैं सोया हुआ था। उसके बगल में मैट के ऊपर मिट्टी गिरी हुई थी और उसमें जूतों के निशान थे, जबकि मैं कभी भी टेंट के अंदर जूते पहनकर नहीं घुसता। मैंने मेरा पॉकेट नाइफ ढूंढा तो वह भी गायब था। अब यहाँ पर मुझे लगने लगा कि जब मैं सोया हुआ था तब कोई तो मेरे टेंट के अंदर घुसा था और मेरा पॉकेट नाइफ अभी उसी के पास होगा। मैं तुरंत अपने टेंट से बाहर निकला। मैंने चारों तरफ नज़र घुमाई। अभी सूरज उगा नहीं था, इसलिए हल्की हल्की रोशनी हो रही थी। उस हल्की रोशनी में मेरी नज़र तालाब के अगले छोर पर गई। उस तालाब के पास जंगल में कोई चल रहा था। मैं साफ साफ देख पा रहा था कि वह एक औरत थी, मगर उसके शरीर में एक भी कपड़ा नहीं था। वो निर्वस्त्र होकर टहल रही थी। मुझे वो घूरना ठीक नहीं लगा। मैंने उससे नजरें फेर ली। मैंने सोचा विदेशियों को अजीब अजीब शौक होते हैं। निर्वस्त्र होकर आज़ादी से घूमना भी शायद उस औरत का शौक रहा होगा। खैर, मैं उसके लिए चिंतित नहीं था। मुझे डर सिर्फ इस बात का था कि कल रात मेरे टेंट के अंदर कौन घुसा था।
मैंने फटाफट अपने जूते और जैकेट डाली और उस तरफ गया जिधर पिछली शाम मैं सूखी लकड़ियां चुनने गया था। मार्शल ने बताया था कि उसका घर वहीं आसपास ही है। मैंने सोचा एक बार उससे मिलकर पूछ लूं कि क्या कल रात वह मेरे टेंट के पास आया था और क्या वही था जो मेरे टेंट के अंदर भी घुसा था। यही जानने के लिए मैं चलते चलते उस जंगल में पहुंच गया। वहां पहुंचा तो मुझे वही गंदी स्मेल आने लगी जैसे किसी जानवर की सड़ती लाश में से आती है। इस बार वह बदबू बहुत ज्यादा तेज आ रही थी। वहां आसपास जरूर कोई जानवर मरा हुआ था। मैंने नाक में रुमाल रखा और मार्शल का घर ढूंढने लगा। उसने बताया था कि वह पेड़ के ऊपर रहता है। वहां पर उसने एक ट्री हाउस बना रखा है। मैं काफी देर तक वहीं आसपास घूमता रहा। मैं पेड़ों के ऊपर देखता रहा। धीरे धीरे वह बदबू भी बढ़ती जा रही थी। तभी मेरी नजर पेड़ के ऊपर किसी चीज पर पड़ी। मैं उसके करीब गया तो जो देखा वह देखकर मेरी आंखें फटती चली गई। मेरे सामने एक पेड़ के ऊपर एक रस्सी टंगी हुई थी और वह रस्सी एक आदमी की गर्दन पर बंधी हुई थी। उस आदमी की जबान बाहर को लटकी हुई थी। वह मार्शल की लाश थी और उसकी लाश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह लाश कई दिनों से उसी पेड़ पर लटकी हुई है, क्योंकि वह लाश सड़ रही थी और वह सड़न की बदबू भी किसी मरे हुए जानवर की नहीं बल्कि मार्शल की लाश से ही आ रही थी। अगर मार्शल मर चुका था तो पिछली शाम मैं किससे मिला था? यह सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। तभी मेरी नजर मार्शल के जूतों पर गई। मैंने देखा उसके जूतों के सोल बिल्कुल वैसे ही थे जैसे निशान मेरे टेंट के अंदर बेड के ऊपर बने हुए थे। मैंने अपनी नाक पर रुमाल बांधा ताकि मार्शल के शव से आती बदबू से बच सकूं। फिर मैंने हिम्मत करके मार्शल की जेबें टटोली। तब मुझे उसकी जेब में उसका वॉलेट और मेरा पॉकेट नाइफ मिला। मेरे पॉकेट नाइफ को देखकर तो मेरा शक यकीन में बदल गया कि पिछली रात मार्शल ही मेरे टेंट के अंदर घुसा था। मैंने मार्शल का वॉलेट खोलकर देखा। उस वॉलेट में एक तस्वीर थी जिसमें मार्शल था। उसके साथ एक खूबसूरत औरत थी। वह औरत इंडियन थी क्योंकि उसने साड़ी पहनी हुई थी और उसके माथे पर बिंदी थी। वह मार्शल की पत्नी थी जिसके बारे में उसने मुझे पिछली रात बताया था। मैंने वह वॉलेट बंद किया और वापस मार्शल की जेब में डाल दिया। अब मेरा वहां पर रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं था, इसलिए मैं वापस अपने टेंट की तरफ जाने के लिए जैसे ही पलटा तो जो देखा वह देखकर मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मेरी आंखें फटती चली गई। मैंने देखा ठीक मेरी आंखों के सामने वही औरत खड़ी थी जिसे मैंने तालाब के दूसरे छोर पर जंगल में देखा था, निर्वस्त्र। वह वही औरत थी जिसे मैंने मार्शल के वॉलेट में रखी तस्वीर में देखा था। मार्शल की पत्नी पर जानते हैं अजीब बात क्या थी? उसका शरीर एकदम सफेद था, कुछ ट्रांसपेरेंट, क्योंकि उसके शरीर की नसें साफ झलक रही थीं। उसका शरीर गीला था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से पानी रिस रहा हो। उसके होंठ काले पड़ चुके थे। आंखें भी अंदर को धंसी हुई और काली पड़ चुकी थीं। वह खड़ी होकर मायूस आंखों से पेड़ में लटकी हुई मार्शल की लाश को ही देख रही थी। वो बिना पल के झपकाए बस मार्शल को ही घोरे जा रही थी। मैंने उसे उसके हाल में छोड़ा और सीधा अपने टेंट की तरफ भागा। मैं अब सब जान चुका था। मार्शल और उसकी पत्नी मर चुके थे और जंगल में भूत बनकर भटक रहे थे। पिछली रात मेरे टेंट के बाहर जो कदमों की आवाज मुझे सुनाई दी थी, शायद वह मार्शल की पत्नी ही थी। वह जंगल में भटकते भटकते मेरे टेंट के पास आ गई थी। मार्शल के पास मेरा पॉकेट नाइफ का होना भी मुझे समझ आ रहा था कि वह वहां क्यों था। मैं भागते हुए अपने टेंट के पास पहुंचा। मैंने फटाफट अपना सामान समेटा। जब मैं सामान समेट रहा था तब मुझे तालाब के दूसरी तरफ के जंगल से कुछ आवाजें आईं। मैंने पलटकर देखा तो पाया कि कुछ रण तालाब में से पानी पी रहे थे। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। फिर मुझे इग्नोर करके वह वापस पानी पीने लगे, जबकि पिछली शाम वो मुझे बड़ी ही अजीब ढंग से घूर रहे थे। और तभी मैं मार्शल से भी मिला था, यानी कि वह हिरण मुझे नहीं मार्शल को घूर रहे थे, क्योंकि मार्शल भूत था और वह हिरण यह बात जानते थे, क्योंकि शायद उन्होंने मार्शल की लाश को जंगल में पेड़ से लटके हुए देखा था। खैर, मैं सामान समेटकर तुरंत उस जंगल से बाहर निकला और अपनी कार में बैठकर शहर की तरफ जाने लगा। तब उस हाईवे के नजदीक ही एक पुलिस पेट्रोलिंग कार को देखकर मैंने अपनी कार रोकी और पुलिस को जंगल में मार्शल की लाश के बारे में इन्फॉर्म किया और यह भी बताया कि एक लाश उस तालाब के अंदर भी है। कुछ देर बाद पुलिस की एक टीम आई और मुझे साथ लेकर वो उसी जंगल में गए। वहां से मार्शल की लाश को उस पेड़ से उतार लिया गया और 2 गोताखोर तालाब में घुसे और कुछ देर बाद पानी के अंदर से एक औरत की लाश को निकाल लाए। वह मार्शल की पत्नी की लाश थी। निर्वस्त्र, उसके शरीर में एक भी कपड़ा नहीं था,
क्योंकि उसकी साड़ी तालाब के नीचे जंगली बेलों में उलझी हुई पड़ी थी। दोनों लाशों को पुलिस ने कब्जे में लिया। मुझसे कुछ सवाल जवाब किए। कुछ डॉक्यूमेंट में मेरे साइन लेकर पुलिस वहां से चली गई। मैं भी वापस अपने घर आ गया। घर आकर मैं मार्शल के बारे में ही सोचता रहा। जब मैं तालाब में तैर रहा था तब मुझे मेरे पैरों पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। मैंने जब पानी के अंदर देखा तो मुझे कुछ जंगली बेलों पर एक साड़ी उलझी हुई दिखी थी। वह साड़ी मार्शल की पत्नी की ही थी। शायद इसी बात से मुझे यकीन था कि मार्शल की पत्नी की लाश उस तालाब में ही होगी। न जाने क्यों, पर मुझे यकीन था मार्शल की मौत भी दम घुटने से ही हुई। शायद पत्नी की मौत के गम में उसने आत्महत्या की थी। मेरा पॉकेट नाइफ उसके पास इसलिए था क्योंकि शायद वह चाहता था कि उसे रस्सी से नीचे उतारा जाए। ऐसा बस मुझे लगता है। पता नहीं सच क्या था। मैंने तो बस अपने मन से ही सारी परिस्थितियों को समझ लिया था। खैर, मेरे हिसाब से मुझे बस यही समझ आ रहा था। उन दोनों की लाशों का पोस्टमार्टम करके पूरे रीति रिवाजों के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पर मेरे दिलो दिमाग से वह मंजर, वह घटनाएं कभी मिटी नहीं। आज भी मेरे सपनों में वह दोनों मुझे दिख जाते हैं। मगर हंसते खेलते मुस्कुराते हुए मेरा नाम मानवीर है, मानवीर अत्री। मैं हरियाणा से हूँ। यह कहानी मेरे पिता के साथ घटी एक बेहद ही अजीब और रहस्यमय घटना के बारे में है। दरअसल एक रात मेरे पिता दूसरे शहर से घर वापस आ रहे थे। रात का वक्त था। पापा अपनी कार ड्राइव कर रहे थे। उस सड़क में मेरे पापा एकदम अकेले थे और कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी। सड़क सुनसान थे। पापा ने कार में हल्की आवाज में एफएम चलाया हुआ था, जिसकी वजह से पापा को अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि एफएम में गाने तो कम बज रहे थे लेकिन एड्स ही एड्स ज्यादा चल रहे थे। तभी एफएम में कुछ डिस्टरबेंस आने लगी, जो कि हाईवेज में आम बात होती है। पापा कार ड्राइव करते रहे। कार ड्राइव करते करते पापा की नज़र कार के बैक व्यू मिरर पर गई। पापा एकदम से चौंक पड़े और गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। पापा ने गाड़ी को किसी तरह से तो संभालने की कोशिश की, मगर गाड़ी रपट हुए बीच सड़क में जाकर रुक गई। पापा ने बताया कि जब उनकी नज़र बैक व्यू मिरर पर पड़ी थी तब उन्होंने कार की पिछली सीट पर एक औरत को बैठे हुए देखा था, जिसके बाल खुले हुए थे, चेहरा काला था और आंखें एकदम सफ़ेद चमक रही थीं। मगर जब कार बीच सड़क में जाकर रुकी और पापा ने पिछली सीट में पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। पापा 3 दिनों से घर से बाहर थे और 3 दिनों से ही लगातार काम कर रहे थे। इसी वजह से वह बहुत थके हुए थे और उसी थकान की वजह से पापा ने सोचा कि उन्हें भ्रम हुआ होगा। पापा ने कार वापस स्टार्ट की और फिर से घर की तरफ बढ़ा ली, लेकिन रह रह के पापा के दिमाग में कार के पीछे बैठी उस औरत की ही छवि घूमती रही। मगर पापा ड्राइव करते रहे। हमारा घर शहर से अलग एक ग्रामीण इलाके में था, एक फार्म हाउस टाइप। चारों तरफ खेत या बगीचे थे। एक कच्ची सड़क घर तक जाती थी। उसी कच्ची सड़क में एक पुराना मकान था, जिसमें कई सालों से कोई रहता नहीं था। बहुत साल पहले ही उस घर के लोग उसे छोड़कर चले गए थे, क्योंकि वहाँ कुछ अजीब घटनाएं हुई थीं, जिसमें एक लड़की पर प्रेत चढ़ गया था और फिर वो लड़की एक एक रात ना जाने कहाँ गायब हो गई। उसे बहुत ढूंढा गया, मगर वह कभी मिली नहीं। फिर उस घर की एक बुजुर्ग महिला भी अचानक से बीमार पड़ गई और कुछ ही दिनों में मर गई। तब किसी तांत्रिक ने बताया कि वह घर शापित हो चुका है। उस घर में रहे तो एक एक करके सब मारे जाएंगे, क्योंकि किसी ने उस घर पर जादू टोना किया है। इसी वजह से वो लोग उस घर को वैसे का वैसा ही छोड़कर वहां से चले गए। उन्होंने उस घर से एक भी सामान नहीं लिया। उन्होंने जो कपड़े पहने थे वह उन्हीं कपड़ों में चले गए। उस घर के अंदर आज भी उनका सामान जैसे का तैसा पड़ा धूल खा रहा है, लेकिन आज तक वहां कभी चोरी नहीं हुई। यह हैरान करने वाली बात थी, क्योंकि उस इलाके में चोरी होना आम बात थी, पर उस घर में जहां कोई रहता भी नहीं और घर का सारा सामान वैसे का वैसा ही खुला पड़ा है, फिर भी वहां कोई चोरी ना होना इससे पूरा गांव हैरान था। सब कहते थे कि उस घर में उस बुढ़िया का भूत है, या फिर उस घर की बेटी जिस पर प्रेत चढ़ गया था वह वापस आकर उस घर में रहती है, पर कभी किसी ने उसे देखने का दावा नहीं किया। उस रात पापा अपनी गाड़ी में उसी रास्ते से गुजर रहे थे और अचानक से उनकी गाड़ी ठीक उसी घर के सामने बंद हो गई। पापा ने बहुत कोशिश की कार स्टार्ट करने की, मगर कार आगे ही नहीं बढ़ रही थी। पापा कार से नीचे उतरे। उन्होंने कार का हुड खोला और इंजन देखा, मगर उन्हें कुछ समझ नहीं आया। इंजन में सब ठीक ही लग रहा था। तभी पापा को अपने पीछे उस घर के आंगन के पास कुछ हलचल महसूस हुई। पापा ने पलटकर उस तरफ देखा। उन्हें उस घर के आंगन में कुछ दिखाई दिया। अंधेरे की वजह से बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा था, मगर एक काला साया एक कोने में दुबका हुआ बैठा था। पापा ने इंजन का हुड बंद किया और कार में गए।
और टॉर्च निकालकर जलाया और उसकी रोशनी उस काले साए पर डाली, तो जो उन्होंने देखा वो देखकर उनके रोंगटे ही खड़े हो गए। वह तुरंत वापस कार में बैठे पापा ने उस घर के आंगन में एक औरत को देखा जिसका चेहरा और बदन पूरी तरह से काला था, बाल खुले हुए और उलझे हुए थे। वह उस घर के आंगन में रखे हुए एक गमले में से मिट्टी निकालकर खा रही थी। जब पापा ने उस पर टॉर्च की रोशनी डाली तब उसने पापा की तरफ पलट कर देखा। उसकी आंखें एकदम सफेद चमक रही थीं। वह दौड़ते हुए पापा की तरफ भागी, मगर पापा उससे पहले ही अपनी कार में बैठ चुके थे। वह औरत तेजी से भागते हुए चीखते हुए कार की खिड़की पर आई और खिड़की के कांच पर जोर जोर से हाथ मारने लगी। तब पापा ने उसे नजदीक से देखा और पापा उसे पहचान गए। वो वही लड़की थी जो बहुत साल पहले उस घर से कहीं चली गई थी। उस रात कई सालों बाद पापा ने उसे देखा। वह अब बूढ़ी हो चुकी थी, पर अजीब बात थी, उसका मुंह मिट्टी से भरा हुआ था और आंखों की पुतलियां गायब थीं। उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। पूरे शरीर में गंदा काला मैल जमा हुआ था। उसके शरीर पर कई सारे छोटे छोटे छेद थे जिनके अंदर से कीड़े बाहर झांक रहे थे। ये सब देखकर पापा का शरीर सिहर उठा। तभी उसी रास्ते में दूर से एक और गाड़ी आई। उसकी हेडलाइट की रोशनी उस औरत पर पड़ी। तब वह औरत वहां से भागकर उस घर की तरफ गई और पापा ने देखा कि उसने आंगन में छलांग लगाई और सीधा उस घर के ऊपर कूदी और छत पर जा पहुंची। फिर वहां से कूदकर वह उस घर के पीछे खेतों में भाग गई। वह किसी बरसाती मेंढक की तरह ऊंची ऊंची छलांग मारकर वहां से दूर चली गई। पापा ने उस गाड़ी वाले से मदद मांगी और अपनी कार टो करवा के घर पहुंचे। इस घटना के बारे में पापा ने मम्मी और बड़े भाई को बताया था। तब मैं छोटा था। जब बड़ा हुआ तो बड़े भाई ने मुझे इस घटना के बारे में बताया। मैंने पापा से पूछा तो पापा ने मुझे रात में कभी भी उस घर के पास रुकने के लिए मना किया। आज भी उस घर के आसपास कोई भी रुकता है तो उसके साथ कोई ना कोई डरावनी घटना जरूर होती है। इसी वजह से उस घर के खेत आज भी बंजर पड़े हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुने मुझे। और इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।